Hi, life is full of opportunity. All you have to do is open your eyes. Today is 21st of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज 21st of March है, इसका मतलब है डे एंड नाइट इक्वल. मार्च 21st. सन जो है वो अभी कहाँ पर है? इक्वेटर पे है. इसके बाद सन का मूवमेंट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. जून 21st को डे लॉन्गेस्ट होगा और जो नाइट है वो शॉर्टेस्ट होगी. देन सन विल अगेन स्टार्ट मूविंग. अभी कैंसर में आएगा. सन विल अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स साउथ. सितंबर 23rd को अगेन डे एंड नाइट इक्वल होगा. सन विल मूव टुवर्ड्स साउथ. देन दिसंबर 22nd को डे शॉर्टेस्ट होगा और नाइट लॉन्गेस्ट होगी. देन अगेन फिर सन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ और फिर से 21st ऑफ मार्च आएगा. तो ये एक्चुअली जो है वो है एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन along these latitudes और इससे रिवॉल्यूशन एंड सीजन होते हैं. सो आज 20th ऑफ मार्च है. ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम लेक टाना. 20th ऑफ मार्च के आंसर्स हैं. पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सीन. इंडोनेशियन पोर्शन ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो में है कालीमंटन. फिंगर लेक रीजन लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में. स्ट्रेट जो सेपरेट करती है यूरोप फ्रॉम अफ्रीका उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. आज के सवाल हैं. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स. द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज मेड इन विच एक्ट. फेमस हिस्टोरियन है ग्रैंट डफ. गेव द टाइटल नेपोलियन ऑफ मराठा टू whom. Who among the following who has appointed केशव चंद्र सेन as the आचार्य. आचार्य का टाइटल किन्होंने दिया था? आचार्य. Who addressed गांधी जी as one man boundary force. तो ये सवाल है आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है अनबैश्ड. अनबैश्ड का मतलब होता है अचल. नॉट एम्बैरेस्ड, डिसकंसर्टेड और अशेम्ड. देन ब्रोबीट का मतलब होता है धमकाना, इंटिमिडेट करना, टिपिकली इनटू डूइंग समथिंग, स्टर्न और अब्यूजिव वर्ड्स के थ्रू. कॉग्नेट का मतलब होता है हैविंग क्वालिटीज इन कॉमन, सजाति. एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, टू कॉज परसिस्टेंट सफरिंग, टॉर्चर. क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, मर्सी. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज 17th ऑफ मार्च है. आज 21st ऑफ मार्च है. तो आज ये दो सवाल हम देखेंगे. आंसर राइटिंग आज से रिज्यूम कर रहे हैं. मंडे, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया जापान रिलेशंस एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. हमने इंडस पढ़ लिया, गैंगेटिक पढ़ लिया. अभी सेंट्रल इंडिया देखते हैं, साउथ देखते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट देखते हैं. इस तरीके से पूरा रिवर सिस्टम हमारा प्रिपेयर हो जाएगा. सो ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं. दिस इज मंडे मार्च 21st. फर्स्ट जो फ्रंट पेज का न्यूज़ है वो है कोविशील्ड सेकेंड डोज 8 वीक्स आफ्टर फर्स्ट. तो जो कोविशील्ड है, कोवैक्सिन है, इनके 2 डोजेज लग रहे हैं. दोनों डोजेज के बीच में कितना टाइम होना चाहिए, इस बात पे यहाँ पे डिस्कशन है. नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन रिकमेंड किया है सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड अब 8 to 16 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज आ सकता है. तो ये नया डेवलपमेंट है. कंफर्मिंग द रिकमेंडेशन, ऑफिसर्स ने बताया यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं टाइम स्पैन बिटवीन द 2 डोजेज. इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड जो डोज है कोविशील्ड का 6 to 7 करोड़ इंडिविजुअल को क्विकली हम लगा पाएंगे. बिकॉज अब ऐसा भी थ्रेट आ रहा है कि जो नेक्स्ट कोविड वेव है वो आने वाली है. सो दिस इज अगेन वन न्यूज़. देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अबाउट दिस सन फार्माज एक्सपांशन प्रोजेक्ट नियर तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी. सी, जब भी बर्ड सेंचुरी हुआ या फिर आप नेशनल पार्क देखो, बायोस्फीयर देखो, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं अपन तो उससे एक डैमेज होता है, उससे एक कॉस्ट होती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है. तो जैसे तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे सन फार्माक्यूटिकल का यहाँ पे प्लांट लगेगा तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल डैमेजेस होने के चांसेस हैं. तो ये तमिलनाडु का मदुरांथंकम तालुक में है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी. वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी. तो इसको ग्रीन नोट देने की बात है. इस पे अब सवाल भी उठ रहे हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसमें क्या एक्शन लेता है. अब इधर अप्रूवल तो मिल रहा है बट कुछ कंडीशंस हैं.
ये जो एनजीटी है, दिस बॉडी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल जस्टिस देता है, ये 2010 में बना था। इसकी डिफरेंट बेंचेस है, सेंट्रल बेंच दिल्ली में है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप्स के केसेस देखते हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस को कंसिडर करता है। कंडीशंस क्या हैं कि यहाँ पे केमिकल्स जो मैन्युफैक्चर कर रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी, रॉ मटेरियल जो होगा वो बैंड रॉ मटेरियल शैल बी यूज्ड, कोई भी बैन मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, कोई भी बैंड केमिकल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं होगा। नोटिफिकेशन गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ रिसाइकलिंग भी करना पड़ेगा ट्रीटेड वाटर को, साथ सो दैट जो फ्रेश वाटर का डिमांड है वो कम होगा, वेस्टेज नहीं होगा, और ये जो इंडस्ट्रियल वाटर है वो जो आसपास बर्ड सेंचुरी या फिर रिजर्वॉयर वगैरह है वहाँ पे मिक्स नहीं हो। सो दिस इज द थिंग। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है होम कमिंग। ये स्पैरोज हैं, कल वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया गया दिल्ली में। स्पैरो स्पैरो की भी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रही है? नंबर वन रीजन डिक्लाइन का ये है कि इनका जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। स्पैरो का हैबिटेट जैसे फॉरेस्ट, जो ट्रीज होते थे हमारे अर्बन ट्रीज एट्सेट्रा, इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इससे क्या होता है, ये स्पैरो का हाउसेज जो इनको फीड के लिए, इनको प्रे बेस चाहिए, फूड चाहिए, वो भी नहीं अवेलेबल होता है। तो इन सब की टोटलिटी में इनका पॉपुलेशन में सीवियर डिक्लाइन आया है। वर्ल्ड स्पैरो डे इन दिल्ली। व्हेन रेलवे ट्रैक्स बिकम डेथ ट्रैप्स फॉर कम्यूटर, दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन शहर दिस सिटी से पास हो रही है। अक्सर यहाँ पे आसपास एरिया में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हो जाती है, स्लम्स भी हो जाता है। मैनी टाइम्स यहाँ पे ऑल्दो रेलवे डिपार्टमेंट ऐसे ब्रिज बनाता है, बट कॉम्यूटर्स जो होते हैं वो दे आर इन हरी, तो वो इस ब्रिज को ऊपर से क्रॉस करने के बजाय ऐसा शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। एंड वी नो दैट शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते हैं सच। सो दैट इज द पॉइंट कि ये जो शॉर्टकट्स होते हैं वो फैटल प्रूव होते हैं, कॉस्टली प्रूव होते हैं एट टाइम्स। तो ये एक परसिस्टेंट इशू है। सेवरल फुट ओवर ब्रिज हैं स्टेशन पे, सेवरल पॉइंट्स हैं, अनमैन्ड ट्रैक्स हैं। People, in order to save time, people prefer getting down on the railway tracks and crossing over. इसमें बहुत सारे केसेस एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ये टर्न होता है फैटल। Passengers are also fined on the spot by RPF personnel if they are found walking on the track, yet they refuse to use the FOBs for foot over bridge of their for their own safety. तो दिस जो एक कल्चर है, जो ये हैबिट है इस टाइप का, इस पे भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हम अक्सर टाइम सेव करने के लिए पेनी वाइज होते हैं और पाउंड फुलिश होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टेल पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो स्टडीज में भी कभी भी पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं होना चाहिए। ओके, तो अवेयरनेस होना ज़रूरी है यहाँ पे कि इस चीज़ जो है इसमें टाइम सेव नहीं होता है, टाइम फैटल होता है। इस टाइप का हैबिट जो है उसको डिस्करेज करना चाहिए कॉम्यूटर्स। देन दिस इज एजुकेशन प्लस। आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कैसे इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएशन का मतलब ये बस नहीं होता है कि उसने कैसा आंसर लिखा है उसके बेसिस पे आप उसे मार्क्स दे रहे हो। इवैल्यूएशन जो होता है वो बहुत सारे बैकग्राउंड फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे आंसर राइटिंग में भी मैनी ऑफ यू आस्क कि मैं नंबर दे दूं या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहूं। सी वो पर्पज़ ना डिफीट होगा अपना। एक तो जो ये आंसर्स होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें एज सच कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता है। सेकेंड, द आइडिया इज यहाँ पे क्रिटिसिज्म से ज़्यादा एनकरेजमेंट मैटर करता है। एक स्टूडेंट है, सपोज वो न्यू स्टूडेंट है, अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो फीडबैक अकॉर्डिंगली होगा। स्टूडेंट सीजन प्लेयर है बट उसको अब और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली फीडबैक होता है। तो जो व्हाट आई वांट टू से इज फीडबैक भी हमेशा रिलेटिव होता है, रिलेटिव होता है फीडबैक। एंड वैल्यूएशन जो इवैल्यूएट कर रहे हैं कॉपी को, इवैल्यूएशन भी ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट के सारे पैरामीटर्स को अच्छे से जज करे। ये नहीं कि जस्ट आंसर क्या लिखा है वहाँ पे दैट्स ऑल, नो, पूरा टोटलिटी में कॉपी चेक करना ज़रूरी होता है, स्पेशली प्रिपरेशन की स्टेज पे। मार्क्स कैन मेक और मार अ स्टूडेंट्स फ्यूचर। मार्क्स कैन मेक और मार अ स्टूडेंट्स फ्यूचर। कई बार आप देखना स्कूल कॉलेजेस में कोई टीचर होता है, उसने आपको बहुत एनकरेज किया किसी सब्जेक्ट में,
मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, बट टीचर ने बहुत एनकरेज किया, इंटरेस्ट आया, यू स्टार्टेड स्टडिंग मैथ्स एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो गए। सो द पॉइंट इज, ये जो फीडबैक होता है ना टीचर का, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर केवल प्रेजेंट के हिसाब से फीडबैक नहीं देता, टीचर उसका फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से भी फीडबैक देता है कि स्टूडेंट में ये पोटेंशियल है, बस थोड़ा सा और मेहनत कर लेगा उसकी सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएगी। तो टीचर अकॉर्डिंगली उसको उस चीज़ में एनकरेज करता है। तो दिस इज देयर, इसको बटरिंग करना नहीं बोलते हैं, दिस इज देयर, इसको टीचर उसका जो पोटेंशियल है उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज द वे, ऐसे बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो। सो दिस इज द पर्पस, दिस इज द वे इवैल्यूएशन शुड बी डन। Responsibility of evaluation is most intense while assessing descriptive subjects. See, it is not entirely absent from other subjects such as science and maths. Even science and maths में भी totality में होना चाहिए, but subjective questions में तो बहुत ज़रूरी होता है कि सारे aspects हम देखें, सिस्टमेटिक प्रोसेस हो, कलेक्ट करें, एनालाइज करें, उसका थॉट प्रोसेस देखें, और सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। अगर स्टूडेंट हर नेक्स्ट डे पिछले दिन से बेटर आंसर लिख रहा है, नो डाउट वो स्टूडेंट ए प्लस स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छा करने वाला है। तो ये चीज़ें भी इवैल्यूएशन में देनी, हमें असेस करना चाहिए। Evaluation not as a simplistic act dictated by impressions, but as an organized, multi-layered process comprising multiple activities, analysis, interpreting knowledge, उसका नज़रिया क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे फीडबैक होता है, इवैल्यूएशन होता है। स्टूडेंट का नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, बस उस नॉलेज को कैसे वो एड्रेस कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी जो सिस्टमेटिक पार्ट होता है आंसर राइटिंग का, जो हम फॉर्मेट में बात करते ही है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर एक डिस्क्राइब करो, देयर शुड बी सम कंक्लूजन, लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो ट्राई टू रिमेन न्यूट्रल। देन इसके अलावा प्रेजेंटेशन पे भी आप वर्क करो, कंटेंट एंड कंटेंट एनरिचमेंट करो, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज स्किल्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है। एक स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन लिखा है, लैंग्वेज क्लीन है, कोई एरर्स नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली उस कॉपी में कम्युनिकेशन बेटर हुआ है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। सो द आइडिया इज कि जो इवैल्यूएशन है और जो फीडबैक है वो बहुत आसान काम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर करके ही इसको पास ऑन करना चाहिए, और फीडबैक जितना सटल हो उतना ही अच्छा होता है। टीचर मस्ट सिमिलरली डिफाइन एवरेज, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स हैं। सो द आइडिया इज ये नहीं कि अगर कोई बिलो एवरेज है तो उसको हम और डिस्करेज करें। द आइडिया इज वहाँ थोड़ा और टाइम, अटेंशन, एम्पैथी दें, सिखाएं एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और कोशिश की जाए कि वो परफॉर्मेंस बेटर हो। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो आइडिया इज टू लीव नथिंग टू एम्बिग्यूटी। इवैल्यूएशन जो है स्पेशली ऑनलाइन फॉर्मेट में और डिफिकल्ट हो गया है, इन चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। मेजर लर्निंग, लर्निंग को हमको कंसिडर करना चाहिए कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, बिकॉज इन दी एंड जो टेस्ट्स हैं, एवरीथिंग जो भी हम काम कर रहे हैं उसका इन दी एंड पर्पस क्या है, एंड गोल क्या है, क्वालिटी लर्निंग एंड एजुकेशन। क्वालिटी लर्निंग एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड लर्निंग चार किताब पढ़ना नहीं होता है, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। क्वालिटी लर्निंग एंड एजुकेशन, इसको प्रिसाइजली हम मेजर करें। Then this is this page, next page. Then bid to smuggle idol of 15th century foiled. Foil मतलब कोशिश हो रही थी, उसको उसको फ्लॉप कर दिया, वो कोशिश सक्सेस नहीं हुई। बिड टू स्मगल आइडल ऑफ 15th सेंचुरी फॉइल। तो ये तमिलनाडु की एंटिक्विटीज डीलर हेल्ड सेज ऑफिशियल, से ऑफिशियल। तो कस्टम इंटेलिजेंस यूनिट ने यहाँ पे सीज किया है ब्रोंज स्टैचू लॉर्ड महाविष्णु डेटिंग बैक टू 15th सेंचुरी। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ से ऐसे आइडल्स वगैरह फॉरेन लैंड में जाते हैं और वहाँ पे सेल होता है, तो ये सब चीज़ें जो इलीगल है और कस्टम्स डिपार्टमेंट इसको चेक करता है। अफ्रीकन टेक्निक यूज टू ट्रांसलोकेट डियर फ्रॉम केवला देव। यहाँ पे क्या है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर अभी टाइगर का पॉपुलेशन कम हो गया था, जीरो हो गया था आई थिंक, तो यहाँ पे ट्रांसलोकेट करने की बात है टाइगर, बट टाइगर लाने से पहले उसका प्रे बेस बनाना पड़ता है। तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कैप्चर किए जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं स्पॉटेड डियर। तो टाइगर से पहले उसका प्रे बेस मतलब डियर वहां इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहां पर सेट कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द प्रे बेस इन मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और फिर बाद में यहाँ पे दो टाइगर भी शिफ्ट किए जाएंगे मुकुंदरा में। सो आगे अपन चीता री इंट्रोडक्शन भी पढ़ रहे हैं। आइडिया ये होता है कि हमेशा पहले
प्रे बेस को बनाओ और उसके बाद वहाँ पे उस जो स्पीशीज उसको फीड करती है उसको इंट्रोड्यूस करो, सो दैट इससे एक सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। अब प्रे बेस को कैप्चर करने का बोमा कैप्चरिंग टेक्निक होता है, ये अफ्रीका में पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, एनिमल को लालच देके एक एनक्लोजर में बंद किया जाता है, फनल लाइक फेंसिंग ऐसे चेज करके, और फिर वहां से उस एनिमल को कैप्चर करके ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एनिमल को जिस तरीके से इसमें कैप्चर किया है बोमा कैप्चरिंग में, तो ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक नहीं होता है एनिमल के लिए भी। तो दिस इज द वे। ओल्ड टेक्निक में जो पहले था एलिफेंट्स वगैरह इनसे, या फिर कई बार ट्रैंकुलाइजर के थ्रू ने हम कैप्चर करके ट्रांसलोकेट करते हैं, दिस बोमा कैप्चरिंग टेक्निक अफ्रीका की है। एनिमल को ऐसे एक जगह पे लाओ और एनक्लोजर में उसको कैप्चर कर लो। दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस केस। केवला देव से मुकुंदरा हिल में ट्रांसफर हो रहा है इन स्पॉटेड डियर्स का। अब ये स्पॉटेड डियर्स मुकुंदरा हिल्स में जाएंगे, यहाँ पॉपुलेशन इसकी बढ़ेगी मुकुंदरा हिल्स में। यहाँ टाइगर का अभी काफी पॉपुलेशन कम हो गया था, डियर्स शिफ्ट होंगे, डियर्स वहाँ पे ब्रीडिंग, एंड देन विद इन 6 मंथ्स हमें यहाँ पे नंबर्स बढ़ेंगे इनके। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे टाइगर्स का इंट्रोडक्शन इजी हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स में। तो दिस इज देयर। सिमिलर ट्रांसलोकेशन एक कायला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करौली नाहरगढ़ में भी इस टाइप का ट्राई किया गया था। सो पॉपुलेशन में क्या होता है कि हर इकोसिस्टम में पड़ता है ना, हर स्पीशीज की जगह है, कार्निवोर भी होना चाहिए, हर्बीवोर भी होना चाहिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे। डियर टेक 6 to 8 months, गिव बर्थ, एड्स टू नंबर, और इसके बाद फिर यहाँ पे टाइगर का रीइंट्रोडक्शन होगा, टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश होगी। तो अफ्रीकन टेक्निक है बोमा टेक्निक, ट्रांसलोकेट डियर फ्रॉम केवला देव, ऐसे एनक्लोजर में इनको ऐसे करते हैं, तो दिस इज लेस ट्रॉमेटाइजिंग डियर्स। ये चीज आगे अपन अभी जब चीता इंट्रोडक्शन है तब भी देखते हैं। माउंटिंग प्रेशर, यहाँ पे क्या बात है, इंडिया मस्ट रिटेन द एबिलिटी टू जज एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन ऑन यूक्रेन एज द वॉर प्रोग्रेस। एक्चुअली अभी तक अपन न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे, यूएनएससी में हमने रशिया के अगेंस्ट एब्सटेन भी हुए, हमने वोट नहीं दिया। बट द पॉइंट इज, जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही है यूक्रेन में, ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यूट्रल बने रहना और इस चीज के अगेंस्ट नहीं बोलना, ये भी अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इंडिया को यहाँ पे एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये समिट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, अभी इजराइल प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन भी आ रहा है, एंड एवरीबडी इज सेइंग इंडिया को कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज यू नो ये जो फाइट है वो बेसिकली यूक्रेन रशिया की है। यूक्रेन एक डमी है, पपेट है, और यहाँ से नाटो ग्रुप यहाँ से फाइट कर रहा है। इस पूरे फाइट में वेस्टेड इंटरेस्ट है, देर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, द ट्रूथ इज देर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर दिस रशिया, दिस नाटो यूक्रेन एंड रशिया। बट द पॉइंट इज इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है, हमको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे जो कैटास्ट्रॉफी हो रहा है, जैसे सिटीज डैमेज हो गई, इतनी ह्यूमन लाइफ लॉस हो रहा है, पीपल डिस्ट्रेस में, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये टिपिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अब देखते हैं हमारी ऑफिशियल पॉलिसी क्या होगी। यूक्रेन का जो इशू है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन सब पे रिलाय नहीं करिए, सबका एक वर्जन होता है यहाँ पे। द पॉइंट इज, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि हम सोशल मीडिया के बजाय जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट दे रही है उसको फॉलो करें, उस लाइन को फॉलो करें। तो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो ऑफिशियल स्टैंड दे रहा है इंडिया का, वी शुड स्टिक टू दैट। सो दिस इज देयर, बट यहाँ जो लॉसेस हो रहा है उसको हम बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते हैं। दिस वॉर शुड एंड, यहाँ पे पीस डायलॉग के थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन आना चाहिए। तो दिस इज देयर, सिविलियन जो टोल हो रहा है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। इंडिया ने न्यूक्लियर सेफ्टी का कंसर्न्स भी बताए, यूएनएससी में अभी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर भी है, बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन जैसी चीजें भी हैं, केमिकल वॉरफेयर की भी बात है। जैसे वॉर प्रोग्रेस होगा डिबेट्स बढ़ेंगी, न्यू दिल्ली को कब तक वो न्यूट्रल रह पाएगा ये देखने की बात है। और द पॉइंट इज, इसमें हमें भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखनी है, और वर्ल्ड मैटर्स में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो स्टेचर है, उसके अकॉर्डिंग भी डिलीवरी करना है यहाँ। ये है स्प्रिंग ब्लूज, अगेन दिस इज अगेन रिलेटेड टू यूक्रेन। अभी इकोनॉमी कोविड से सफर कर रही थी, पैंडेमिक से रिकवरी दिख रही थी, तो आ गया दिस वॉर। अब ये वॉर, जैसे कल जेलेंस्की ने स्टेटमेंट दिया, ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, लाइक दिस, लेट अस सी।
ये जो लॉकडाउन है इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है इकोनॉमी में, मोर्टैलिटी रेट भी हुआ, एवरीबडी सफर्ड इस पूरे पीरियड में, दिस वे और दैट वे। सो द पॉइंट इज इस टाइम पे इकोनॉमिक रिकवरी भी करनी है, मेंटल इमोशनल जो लॉसेस हुए हैं उसको भी करना है। कुछ लॉसेस तो परमानेंट है, अब रिकवर नहीं हो पाएंगे, बट वॉट एवर जो रिमेनिंग है उसके थ्रू हमें हमें ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आरबीआई ने यही कहा कि कुछ डैमेज तो परमानेंट हो गया है, बट कुछ बिजनेस भी और लाइफ्स एंड पीपल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है। पर्सनल कंजम्पशन नहीं आ रहा है बिकॉज पीपल अगेन अभी भी कंजम्पशन नहीं है। हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ गया है। बहुत सारा जो मिडिल लोअर इनकम हाउस होल्ड है उन्होंने इसका ब्रंट देखा, पॉवर्टी लाइन के नीचे पुश हो गए हैं वो। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है ये है, इसके कारण कमोडिटी प्राइसेस बढ़ा, ऑयल कोल प्राइसेस बढ़ा, फर्टिलाइजर वीट कॉर्न सीड ऑयल प्राइसेस बढ़ा। तो ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आ रही है, ग्रिम आ रही है। ये चीज़ें और वर्जन होगी ना तो आप देखना इकोनॉमिक सर्वे के जो जितने भी प्रोजेक्शंस हैं प्रिडिक्शंस हैं सब बैक टू जीरो हो जाएंगे। दैट इज़ वाई न्यूज़ कवरेज में भी और बहुत सारी चीज़ों में मैं बार बार ये बोलता हूँ, वेट एंड वॉच। जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती है, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसका कोई रेलेवेंट नहीं है जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती। तो ये न्यूज़ मीडिया टाइप टेंडेंसी होती है ना, इससे हमें बचना चाहिए कि हम हर चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, बॉल बाय बॉल कमेंट्री देख रहे हैं। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, दैट इज़ वाई मैं इंडिविजुअल सेशंस में भी हर स्टूडेंट को यही बताता हूँ, फोकस करो बेसिक सब्जेक्ट्स में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। ओल्ड स्कूल पढ़ो, ये फैंसी चीज़ें हैं इनसे कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट्स से कोई रिजल्ट नहीं आता है। यू हैव टू लाइक थिंक इन टोटैलिटी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज नो बिग डील, व्हाट अबाउट मेंस? मेंस क्वालिफाई करने के बाद अभी इतने स्टूडेंट्स जिनका हुआ है, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू? इंटरव्यू में भी देखना बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सो द पॉइंट इज, अगर शुरू से ही आप टोटैलिटी में पढ़ोगे ना, ये जर्नी आपके लिए आसान रहेगी। और यहाँ शॉर्टकट्स नहीं है, कंपटीशन इतना है, अगर आप कहीं शॉर्टकट स्टार्टिंग में लेके सक्सेस कर लोगे तो वो नेक्स्ट लेटर स्टेजेस में आपको कॉस्ट कर जाएगा वो। तो द पॉइंट इज यू हैव टू लाइक होलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के पढ़ो, देयर आर नो शॉर्टकट्स। और हार्डवर्क से डोंट लाइक शाय नहीं करो उसको, जरूरी है वो, सिस्टमैटिकली आप पढ़ो। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट अब यूरोप में होगा, रिसेशन की बात है, मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेप हुए, आरबीआई जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कैसे टेम कर रहा है, डैम्पन हो रही है ग्रोथ, ये सब रेगुलर बातें हैं यहाँ पे। ये जो जीएस में आज सुबह रिवीजन क्लास में हमने देखा, ये सारे कॉन्सेप्ट अब अपन वन बाय वन सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। फाइव फाइव सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट से 2 टॉपिक ले रहे हैं, 10 टॉपिक्स एवरीडे अपन फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ने वाले हैं। ओके, इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर इज ट्रेजिक, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है। अगेन नैरेटिव वही है कि यहाँ पे इंडिया कैसे इसको स्टैंड ले। अभी इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है इस टॉपिक में, लेट अस वेट एंड वॉच। इसके बजाय, इस टॉपिक के बजाय अपन ये जो दूसरे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे साउथ एशियन टेक्सटाइल हिस्ट्री। टेक्सटाइल जो होता है ना, कपड़ा उद्योग, इसकी सबसे अच्छी बात होती है मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाओ जैसे बांग्लादेश करता है और ह्यूज बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और स्पेशली विमेन एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा दिस एरिया है कि यहाँ पे इजीली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और प्लस इसकी डिमांड आती ही है टेक्सटाइल क्लोथिंग्स की। तो साउथ एशिया में टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर हुआ है फॉर पास्ट सम टाइम। कॉटन कल्टीवेशन तो हमारे यहाँ होता था, बट अब हमने स्किलिंग करके मशीनरी करके ग्लोबल मार्केट का हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। आप यूएस वगैरह में भी जाओ, फ्रेंड्स टेलिंग, एक फोटोग्राफ दिखा है, वो सब से मेड इन बांग्लादेश है, मेड इन इंडिया है, लाइक दिस। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स हैं वो सब जगह सप्लाई हो रहे हैं, यूके, यूएस, वेस्ट, एवरीवेयर, मिडिल ईस्ट, एवरीवेयर। सो दिस टेल्स कि हमने यहाँ पे कितने अच्छे से एफिशिएंसी बना ली। यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो इंडिया सक्सेसफुल रहा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने पर, जिसका नाम है TUFS, टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम। तो मतलब जैसे हैंडलूम है, मशीन्स है, उसको बेटर बनाओ, स्किलिंग करो, लेटेस्ट जो डिज़ाइन पैटर्न प्रोसेस है उसके थ्रू क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करो। तो दिस इज टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम। देन इसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में बिकॉज कॉटन कल्टीवेशन उधर भी बहुत होता है, ये जो गुजरात पाकिस्तान है, कॉटन कल्टीवेशन। एक्चुअली इंडिया का पार्टीशन हुआ तो 2 बड़े प्रॉब्लम आए थे, एक तो कॉटन का आया था, दूसरा जूट, बिकॉज जूट बांग्लादेश, कॉटन पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान है यहाँ कॉटन प्रोडक्शन होता है, बट पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फाइनेंस नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, स्किलिंग नहीं हो पा रहा है, और पॉलिसी भी फ्लिप फ्लॉप होता है। तो पाकिस्तान बहुत पिछड़ गया है।
बट बांग्लादेश ने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, टेक्नोलॉजी भी किया, स्किल भी किया, लो वैल्यू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया। तो अब देखो बांग्लादेश का एचडीआई भी काफी अप हुआ है। अब इसको श्रीलंका ने भी किया, श्रीलंका में भी ट्रेनिंग क्वालिटी इन सब का उसने वर्क किया, एक्सपोर्ट एंड एटसेट्रा का। तो द पॉइंट इज साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे आर डूइंग गुड। अब चैलेंजेस क्या आएगा? चैलेंजेस आएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये क्या है? ऑटोमेटाइजेशन हो रहा है। जो साइकिल है उसमें मशीन, आर्टिफिशियल लर्निंग, इन सब चीज़ों का एम्फेसिस बढ़ रहा है। साइंस एंड टेक भी आप देखते हो ना, ये कीवर्ड्स हमें देखना चाहिए हमेशा। एआई क्या होता है? 3D प्रिंटिंग 2 या 3 बार पूछ चुके हैं, एआई आ चुका है, रोबोटिक आ चुका है। ये चीज़ें आएंगी तो क्या ये ह्यूमन जो है सोर्स उसको रिप्लेस कर देगी? ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनकी जगह क्या हम रोबोट्स बैठा देंगे यहाँ पे? दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द क्वेश्चंस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी एंटिसिपेट किया, टेक्नोलॉजी आएगा तो डिसरप्शन तो होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी चीजें हैं वो भी, साइबर अटैक्स एंड ऑल, इससे डिसरप्शन होगा। एम्प्लॉयमेंट हमें मास स्केल में जनरेट करने की जरूरत है। सो द आइडिया इज हम इसको कैसे डील करें? अप स्किल करें, स्किल करें। लाइफ का रूल होता है लर्न, अनलर्न, रीलर्न। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज कर लिया अब वो लाइफ लॉन्ग उसी के हिसाब से आप काम करते जाओगे। आपको अनलर्न करना पड़ेगा और फिर से सीखना पड़ेगा, रीलर्न। और कुछ ही टाइम पे आप देखना ये गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी अब पहले जैसे नहीं होने वाले। इधर भी जो पहले जैसा था ना, एक बार हो गया गवर्नमेंट जॉब लाइफ निकाल देंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सी, सो द पॉइंट इज ये जो बात है ना, ऑलवेज सीखने की कोशिश होना चाहिए, लर्न करो, अपग्रेड करो, ये चीज हमें ज्यादा अब फॉलो करना है। चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही है आज के टाइम पे। तो स्किलिंग करो, इंटीग्रेशन करो उन्हें। मार्केट जैसे सीजनल फैशन है, फैशन जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसको देखो, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है क्लोथिंग जिसको हमें टैप करना चाहिए। अभी जैसे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की भी बात आ रही है कि जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में वाटर रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो, रीसाइकल हम ज़्यादा करें, सस्टेनेबल हो। जैसे बात आती है कि जैसे फैशन भी है तो ऐसा नहीं कि वो एनिमल स्किन का है। सी, तो द पॉइंट इज यहाँ पे ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल होना हमें ज़रूरी है, सर्क्यूलेशन ज़रूरी है। देन लेबर भी जो है, लेबर को भी अपस्किल करना पड़ेगा। नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ड्रोन्स, एआई, ब्लॉकचेन, इन टेक्नोलॉजी से रन अवे नहीं करना है, हमें इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। और ये जो टेक्नोलॉजी का फियर है इससे भी बचना चाहिए। देयर वाज अ टाइम कंप्यूटर्स आया तो सबने कहा कंप्यूटर सारी नौकरी खा जाएगा। ऑब्वियसली सम नौकरी तो गया, बट कंप्यूटर ने कितनी सारी नई नौकरी जनरेट किया। तो दिस इज विद टेक्नोलॉजी। ओल्ड जाता है तो न्यू बहुत सारे एवेन्यूज ओपन होते हैं। तो ये बांग्लादेश का है, नॉलेज वगैरह हम बढ़ाएं, लेबर रिफॉर्म्स लाएं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो द पॉइंट इज एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, लेबर रिफॉर्म्स हो, ऑर्गेनाइज हो, सारी चीजें, इससे बेटर होगा। इसको मैप आउट करने की जरूरत है, सस्टेनेबिलिटी एटसेट्रा, कैपिटल लिक्विड इंसेंटिवाइज भी करें। द होल आइडिया जो यहाँ पे प्रेजेंट किया है वो प्रेजेंट किया है कि जो टेक्सटाइल है इट्स अ वेरी गुड सेक्टर, इसको टैप करने की जरूरत है। और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, विमेन वर्कफोर्स बढ़ाओ एटसेट्रा, हम देखते हैं उसमें ये टेक्सटाइल स्टोरी बहुत अच्छे से फिट होती है हमारे स्टोरी में, तो इसको हमें एनकरेज करना चाहिए। हम इन द नेम ऑफ गुड में प्राइमरली ये लिखा है कि ट्री प्लांटेशन तो हम करते हैं, बट कहाँ कौन सा प्लांट करना है ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो दैट इज वाई जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, इनकी बातें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक स्टोरी है ना, एक मशीन खराब हो जाती है, उस मशीन को ठीक करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। एक्सपर्ट उस मशीन को अच्छे से देखता है और एक पर्टिकुलर एरिया पे एक हैमर मारता है और वो मशीन चालू हो जाती है। जब बिल की बात आती है तो एक्सपर्ट बोलता है कि इसका बिल होगा $100। अब जो कंपनी के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि एक हैमर मारने पर $100 का बिल हो रहा है, तो ये तो मतलब दिस इज लुकिंग वियर्ड। तो वो बताता है, एक्सपर्ट बताता है, हैमर मारने के $100 नहीं है, हैमर मारने के $1 है, $99 है। वो ये है कि हैमर कहाँ मारना है। दिस इज वॉट आई ऑलवेज ट्राई टू से, एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट। तो स्टडीज में भी जैसे टीचर आपको कुछ बता रहा है, आप बहुत अच्छे हो बट आप यूनिट हो, आपको केवल खुद की बातें पता है। टीचर कितने स्टूडेंट से बात कर रहा है, कितनी चीज़ों को उसको आइडिया है, टीचर इज सेइंग कि डू दिस लाइक दिस, तो उसको सुनना चाहिए। एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर करता है, ताकि आपकी जो टाइम एंड एनर्जी है इसके बेटर रिजल्ट्स आपको मिले। तो दैट इज वाई इंडियंस को हमेशा ये भी बोला जाता है वर्क हमें आउटसोर्स करना चाहिए। हमारी ये बैड हैबिट होती है, हम हर चीज़ खुद करना चाहते हैं। आउटसोर्स योर वर्क। इफ यू
इससे एफिशिएंसी आ जाएगी, जो काम 4 साल में सिलेक्शन हो रहा है वो 1 साल में होगा, तो सी कितना टाइम बच गया। थिंक लाइक दिस, ओके। सो दिस इज दैट। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने एशियन टेक्सटाइल का देखा, सिमिलरली जैसे फॉरेस्ट का होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, हमने प्लांटेशन करना है। अभी जैसे यूएन जनरल असेंबली में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट हुआ और एक मैसेज गया कि फॉरेस्ट लगाना है, फॉरेस्ट ट्री प्लांटेशन करना है। बट कौन सा ट्री कहाँ लगाना है, किस स्केल में लगाना है, इसका पहले असेसमेंट होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने इतने पैसे यहाँ पे लगाए, नेशनल अफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड से 19,000 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट बना। फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की भी बात है, बट फॉरेस्ट का मतलब केवल ग्रीन नहीं होता है। अब सभी एक ही टाइप के ट्रीज लगा दो और बोलो कि दिस इज फॉरेस्ट, तो दिस इज नॉट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट 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 ट्रीज होने चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बनेगा, सस्टेनेबिलिटी। तो मोनोकल्चर दैट इज वाई नहीं अप्रिशिएट करते। तो द पॉइंट इज फॉरेस्ट भी ब्लाइंडली अफॉरेस्टेशन करना इज नॉट राइट। ये कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंट इंटरप्ले है, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है एनशेंटिंग नेचुरल कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाने के लिए। सो द पॉइंट इज जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून एटसेट्रा में, दे उनका लिसन। कई बार हम देखते हैं हम इन्वेजिव स्पीशीज, नेटिव नॉन नेटिव स्पीशीज, कार्बन कितना स्टोर कर रहा है, इन चीजों को इग्नोर करते हैं। यूकेलिप्टस लगा दिया, यूकेलिप्टस सारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर देता है। तो ऐसी चीजें हैम्पर करती है हमें। द पॉइंट इज इस फॉरेस्ट को करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, बट साइंटिफिक बैकिंग के थ्रू, एक्सपर्ट्स के थ्रू करना है। जैसे हम कई बार नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं, ट्री प्लांटेशन करना था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था, एक टाइम पे इसकी पॉपुलेशन अच्छी थी, नेशनल बर्ड के स्टेटस पे हम इसको लाने वाले थे। अभी ये केवल 200 इंडिविजुअल है। बहुत जगह हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इंट्रोड्यूस किया, बट वो वहाँ पे सस्टेन ही नहीं हुआ। जैसे ऊपर अपने बोमा टेक्निक पढ़ा, टाइगर के इंट्रोडक्शन से पहले होमवर्क करना पड़ता है, प्रे बेस बनाओ वहाँ पे, उसको सस्टेनेबल बनाओ, वरना टाइगर जस्ट लाइक दैट आप जंगल में छोड़ दोगे, उसको फूड नहीं मिलेगा, इट विल डाई। सो द पॉइंट इज प्लानिंग दिस इंपॉर्टेंट इवन इन अफॉरेस्टेशन एज वेल। स्पीशीज कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी स्पीशीज करना है। इंडिया में अब ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह नीम, पीपल, बनियान लगा दिया, ये भी रीजन स्पेसिफिक है। हम पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एरिड, इस टाइप से फिजियोग्राफी में। तो इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए। तो एक थंब होता है ट्री प्लांटेशन में, वन शुड प्लांट द राइट ट्री इन द राइट प्लेस एंड फॉर द राइट रीजन। ये एक चीज जरूरी है, तभी आउटपुट बेनिफिशियल आते हैं। तो नेचुरल रीजनरेशन भी है यहाँ पे, हेविली फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं विच इज गुड, बट ये एक साइंटिफिक मैनर में करें तो बेटर है। ओके, सो दिस इज हार्म इन द नेम ऑफ गुड। देन दिस इज डिजिटल वॉलेट्स बढ़ रहे हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दिस यूक्रेन, बीएसएनएल रिवाइव हो रहा है, कोविड एंड कॉन्फ्लिक्ट कैजुअलिटीज एंड ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसका पूरा होमवर्क करके करना है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल से बैटरी जो है, ये एक बहुत बड़ा, बैटरी डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है हमें। दिस इज दैट। अब सेम चीज ना यहाँ भी लिखा है, ये क्या है, इंडियन चीता है। एक टाइम पे इंडियन चीता बहुत ज्यादा नंबर्स में थे, सी 1850 में इतने पूरा एरिया में इंडियन चीता फैला हुआ था। यहाँ लायन भी फैला हुआ था। टाइगर प्राइमरली इधर से आया है, इस एरिया से आया है। बट ओवर द टाइम देखा कि जो चीता है, चीता स्मॉलर इन साइज भी होता है, वो फाइट नहीं कर पाया। लायन केवल इधर फिक्स हो गए और बाकी ज्यादातर जगह टाइगर्स आ गए। तो एक तो ये रीजन था कंपटीशन, दूसरा रीजन ये था कि इनकी पोचिंग भी बहुत हुआ। तो जो चीता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया इंडिया से, इंडिपेंडेंस के बाद से वाइल्ड में एक भी चीता नहीं मिला। अब बात है इन चीता को फिर से इंट्रोड्यूस करें। अब जैसे इंडियन चीता है ना, इसी का एक दूसरा लिनेज है, वो है अफ्रीकन सवाना का चीता, जो अपन नेट जियो में देखते हैं ना, ज्योग्राफी चैनल, तो वो है अफ्रीकन चीता। वो ऐसा है, अफ्रीकन चीता को हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। एशियाटिक चीता इज गॉन, अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इधर कूनो और इस वाले एरिया में। अब देखो, इससे भी हमें हैबिटेट पहले बनाना है। चीता को ओपन हैबिटेट चाहिए, स्क्रब फॉरेस्ट, ड्राई ग्रासलैंड, सवाना, इस हैबिटेट में रहता है। इंडिया में पहले होमवर्क हम बेटर वे में करें। लास्ट सर्वाइविंग जो एशियाटिक चीता था वो इस एरिया में था, से ये जो मैप है ना, यहाँ पर पूरा ऐसे चीता का टेरिटोरी था। द पॉइंट इज एशियाटिक चीता तो अब गया, बट अफ्रीकन चीता अगर यहाँ पे लाएंगे अपन, तो पहले हैबिटेट रेडी होना चाहिए। 16th सेंचुरी तक चीता था, मुगल्स ने हंटिंग किया, ब्रिटिशर्स ने हंटिंग किया, बाउंटी किया, स्पोर्ट्स हंटिंग हुआ, और सारे चीता यहाँ पे फिनिश हो गए। जैसे थाउजेंड थाउजेंड चीताज एज अ ट्रॉफी ये किल करते थे।
अब ऑब्जेक्टिव है इस चीता को वापस रीइंट्रोड्यूस करना है। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जब तक प्रे बेस नहीं बनेगा तब तक चीता इंट्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। प्लस हमारे यहाँ एक और कैट फैमिली का बड़ी स्पीशीज है, वो है टाइगर। तो टाइगर और चीता के कॉन्फ्लिक्ट को भी हमें अवॉइड कराना पड़ेगा, वरना टाइगर विल किल चीता। सो दीज आर द थिंग्स। द पॉइंट इज अफ्रीकन चीता यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कूनो में जहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं, ट्रांजिएंट टाइगर्स भी हैं। हम पहले सोच रहे थे कूनो में एशियाटिक लायंस को इंट्रोड्यूस कराएं, जो स्टॉप हो गया। द पॉइंट इज चीता इंट्रोडक्शन, अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन में क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्या सस्टेनेबल होगा, इस पूरे आर्टिकल में ये बात कहा है। कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसलिए इसका मैं पूरा पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा, इसको एक बार देखना। अब हमारे मल्टीपल पर्पस भी होते हैं, जैसे टाइगर कंजर्व करते हैं तो हम पूरा फॉरेस्ट कंजर्व कर रहे हैं। यह आइडिया ये है कि चीता के नाम पर हम कंजर्वेशन करेंगे तो ओवरऑल इकोलॉजी बेनिफिट होगा, बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट होगा, बहुत सारे फंड्स आएंगे, फॉरेस्ट का हेल्थ बेटर होगा, टूरिज्म बनेगा, ओवरऑल इकोनॉमिकली भी ये साउंड होगा। ऐसा आर्ग्यूमेंट है चीता रीइंट्रोडक्शन में। अब इसमें ये भी है कि हम इसका प्रॉपर होमवर्क करें, साइट्स की बातें देखें, या फिर कोई डिसीजेस वगैरह स्प्रेड तो नहीं हो जाएगा इंडिया में इंटरेक्शन, बिकॉज दिस इज एक्सोटिक स्पीशीज इन इंडिया। चीता अगर अफ्रीकन यहाँ पे आता है तो नामीबिया से, इन चीज़ों को देखकर ही हमें डिसीजन आगे लेना चाहिए। एक और बात है, चीता रीइंट्रोडक्शन के बजाय क्यों ना अपन जो लायन है, लायन अभी यहाँ पे है बस, इसको रीइंट्रोड्यूस करो कूनो में। ये एक ज़्यादा बेटर बेट हो सकता है अगर लायन को हम रीइंट्रोड्यूस करें, क्योंकि यहाँ लायन ऑलरेडी एक छोटे एरिया में फिक्स्ड हो गए हैं और उससे हमेशा थ्रेट होता है कि कोई डिजास्टर हुआ तो लायन की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है, तो लायन को स्प्रेड करना जरूरी है। तो चीता के बजाय क्यों ना लायन को रीइंट्रोड्यूस करें कूनो में। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में लिखा है। बिफोर दैट ये एक बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक भी था, बेनिफिट्स ऑफ ट्री, ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को बाढ़ से बचाते हैं, पब्लिक हेल्थ है, नॉइज बफर होता है, शेड्स होता है, वाटर क्वालिटी बेटर होता है, एयर क्वालिटी, जो रूट्स हैं वो सॉइल को थाम के रखती है, इरोजन कम होता है, वाटर क्वालिटी बेटर होता है। तो ट्रीज के बहुत बेनिफिट होते हैं, ट्रीज जरूरी है, बट ट्रीज के अफॉरेस्टेशन में भी हमें साइंटिफिक वे में करें तो बेटर है। ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, यू जस्ट अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वीडियो, लिसन इट केयरफुली, पीडीएफ फाइल शेयर, इसको क्विकली आप गो थ्रू कर लेना। इससे ज़्यादा अभी द हिंदू में कुछ इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो टाइम है वो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट करो। अब यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, वॉन्टन का मतलब होता है विदाउट एनी रीजन, अनकंट्रोल। तो दिस इज लाइक सी, अभी यूक्रेन में जो हो रहा है डिस्ट्रक्शन, क्रूएलिटी, तो दिस इज विदाउट एनी रीजन। ओके, तो दिस इज देयर। टू हियर और का मतलब क्या होता है, टू हियर और लिसन में, टू हियर का मतलब होता है आप बस सुन रहे हो, व्हेन योर ईयर्स आर ओपन आप तो सारी बातें सुन रहे हो उसमें, सो दीज आर हियर। बट जब अपन लिसन बोलते हैं तो उसमें अटेंशन आ जाता है, हम बोलते हैं प्लीज लिसन, प्लीज डोंट लिसन टू वॉट। सो द पॉइंट इज लिसन मतलब यू आर पेइंग अटेंशन, उसको प्रोसेस कर रहे हो, और हियर मतलब ऑल टाइप ऑफ साउंड्स जस्ट यू आर हियरिंग। देन बाथ का मतलब ये होता है, व्हेन यू टेक अ बाथ और यू हैव अ बाथ, यू डोंट बाथ एट होम, यू बाथ इन द सी, बीच में गए, स्विमिंग पूल में गए तो वहां पे BATHE हो जाता है, यू बाथ इन द सी और रिवर और अ स्विमिंग पूल। ओके, घर पे नहा रहे हैं, दैट इज यू टेक अ बाथ और यू हैव अ बाथ। वी बाथ इन द रिवर बिफोर ब्रेकफास्ट, तो ये डिफरेंस है, BATH BATHE। ये है हियर और लिसन, और ये वॉन्टन का मीनिंग है। ओके, देन इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, क्विकली इसको गो थ्रू कर लेना। आज जैसे एक सवाल है, क्विज जो आया है वो आया है जनरल असेंबली March 21, डे ऑफ फॉरेस्ट जो अनाउंस हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये बड़ा अच्छा क्विज है, इसका भी मैं अभी स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, उसको एक बार देखना। बड़े अच्छे हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ISFR रिपोर्ट, इसको एक बार देखना। एनवायरमेंट इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी की प्रिपरेशन में भी ना बहुत ज़्यादा आप कंटेंट हैवी मत करो स्टैटिक पे, आप बस टर्मिनोलॉजीज अच्छे से देख लो, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोटोन क्या होता है, एक्सेट्रा। उसके बाद आप सारा टाइम इन्वेस्ट करो करंट अफेयर्स में, जो एनवायरनमेंट की न्यूज़ चल रही है वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जापान स्टिल होप्स इंडिया विल ज्वाइन RCEP, इंडिया ने मना कर दिया था, जापान अभी होप कर रहा है, और इसीलिए आज अपन इंडिया जापान रिलेशन पे एक नोट तैयार करें। क्वाड इंडिया का स्टैंड एक्सेप्ट कर रहा है, विच इज़ गुड, इंडिया सोवरन है। रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं, ये प्रेसिडेंट साहब हेरिटेज पार्क गए हैं, जामा मस्जिद के पास है, 1.75 एकड़ का। तो दिस इज हेरिटेज पार्क, हेरिटेज पार्क।
आईएएफ ने बोला डाउन टाइम ऑफ फाइटर जेट्स को कट करो। एक्चुअली फाइटर जेट्स ऐसा भी नहीं होता है हमेशा वो रेडी टू फ्लाई कंडीशन पे। डाउन टाइम कम होने से ये बेनिफिट होगा कि वो हमेशा ऑपरेशनल स्टेट पे ज़्यादा टाइम रहेंगे, ऑपरेशनल रेडीनेस ज़्यादा रहेगी। एक्चुअली हमारे पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन सैंक्शंस हैं, बट आई थिंक हमारे पास ज़्यादा है नहीं, कुछ 32 ही है अभी ऑपरेशन। तो 42 फाइटर स्क्वाड्रन से कम है, तो दैट इज़ वाई उसको ओवरकम करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि डाउन टाइम कम होगा, ऑपरेशन रेडीनेस ज़्यादा होगी। AF हैज हिट द रूफ इन चेन्नई। ATF का प्राइस इंक्रीज हुआ है 18%। डीजल प्राइस बल्क यूजर का बढ़ा। नाटो पाथ में इंडिया नहीं जाए। यूक्रेन कॉलेजेस अब बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस देंगे। साइक्लोन आ रहा है, और ये कौन से लोग हैं? ये NDRF के पर्सनल है, ये हमारे सेवियर होते हैं जब डिजास्टर आती है। इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स इन आर्कटिक। आर्कटिक अंटार्कटिक, आर्कटिक कहाँ है? नॉर्थ में, अंटार्कटिक कहाँ है? साउथ में। पुट डाउन रूट्स इन आर्कटिक, तो यहाँ पर हिमाद्री एक स्टेशन है जहाँ इंडिया का पोस्ट है, आउटपोस्ट है, तो यहाँ अभी अपन और इसको रैंप अप कर रहे हैं। सुजुकी इतना इन्वेस्ट कर रहा है। देन इम्प्रूव टैक्स लिटरेसी, डिस्ट्रक्शन, यमन। सी, जहाँ वॉर होता है वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, और आजकल ये टेंडेंसी हो रही है सुपर पावर्स अपने घर पे वॉर नहीं करते, वो थर्ड कंट्री में जाके प्रॉक्सी वॉर करते हैं, जैसे कि यमन में हो रहा है, जैसे कि यूक्रेन में हो रहा है। दिस इज दैट थाउजेंड ऑफ दिस ट्यूनिशियन प्रोटेस्ट होम लोन, और ये है स्पोर्ट्स। सो आज का ये द हिंदू है, इस PDF को मैं अब शाम तक शेयर कर दूंगा आपसे, और ये 2 सवाल हमें तैयार करने हैं। +2 साइकिल है, ट्राई टू राइट, जितना लिखोगे ना आप देखना ओवरऑल आपको मल्टीपल बेनिफिट होगा स्टडी में। इंडिया जापान रिलेशन तैयार करो, और ये सीरीज कंटिन्यू करना है। रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया करना है, यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे इंक्लूड आप कर लेना, पूरा सेंट्रल इंडिया। ओके, so these are 2 questions for today. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.